अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मो। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं वाटर के एक और कंसेप्ट्स के बारे में। सो बेसिकली आपको पता है कि ये एक बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ है जिसमें हम लोग वाटर को डिस्कस कर रहे हैं और आज इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं वाटर के एक यूनिक कैरेक्टर के बारे में जो कि इसको एक अपनी इंपॉर्टेंस देता है, विच इज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट। मतलब बिकॉज एज वी नो कि वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में से एक ये है कि वो हर चीज़ को अपने अंदर डिजॉल्व करने की सलाहियत रखता है। यानी इन शॉर्ट बात करें कि वाटर एज वी नो इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट्स अ universal solvent, right? Means it had the ability to dissolve each and everything itself except for such substances who are non-polar। यानी ये नॉन पोलर्स को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकता, नॉन पोलर्स। बिकॉज आपको पता है कि नेचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलर पोलर को अट्रैक्ट करता है और नॉन पोलर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन हम लोगों ने आज जिस कॉन्टेक्स्ट का जिक्र करना है वो ये नहीं कि वाटर किस किस चीज़ को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। हमने इस टॉपिक को इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है कि वाटर एज ए सॉल्वेंट का लिविंग सिस्टम के अंदर क्या रोल है। यानी इन शॉर्ट बात करूं कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन एज वी नो कि जब वाटर मूवमेंट होती है जिसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं या फिर डिफ्यूजन कहते हैं, वाटर डिफ्यूजन इन शॉर्ट में, तो वो किस तरह से होती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर के मजीद ऐसे करेक्टर्स हैं, सॉल्यूट के ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना ताकि हमें लिविंग सिस्टम को समझने में आसानी हो और उसकी जो कुछ खास किस्म के फिनोमिना हैं उसके पीछे के जो वंडरफुल रीजंस हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले क्विक गो थ्रू करते हैं कि जब भी वाटर एक सॉल्वेंट को अपने अंदर डिजॉल्व करता है तो वाटर किस तरह से उस सॉल्वेंट को अपने अंदर डिजॉल्व करता है। सो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, राइट, ये कंटेनर, और इसमें हमारे पास वाटर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर डाला, यानी सुक्रोज, चीनी, ठीक है। जब मैंने इसके अंदर डाला तो आपको पता है कि जब ये जो शुगर है वो इसके अंदर जाएगी जो कि इस तरह के क्रिस्टल्स के फॉर्म में होती है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ डज वाटर एक्चुअली डिजॉल्व दिस सॉल्यूट्स इन इटसेल्फ। एक और बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्यूट्स के साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है। समवट नॉन पोलर भी इसके अंदर डिजॉल्वेबल होते हैं, लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि नॉन पोलर्स के साथ एक पोलर एंड जुड़ा होना चाहिए। मतलब दैट कि दिस नॉन पोलर मस्ट बी एम्फीपैथिक। आपको पता है कि कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नॉन पोलर भी होते हैं और पोलर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक शुगर की क्रिस्टल है, ठीक है। तो ये जब डिजॉल्व होता है तो होता कुछ यूँ है कि जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको सराउंड कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस एंड से उसको लिंक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस मतलब कि इस शुगर के इस तरफ इसका एक पॉजिटिव एंड है तो यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का जो नेगेटिव एंड है, बिकॉज आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर्स होते हैं उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि वाटर अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ओरिएंटेशन अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेट मी मेक ऑल ऑफ देम एट फर्स्ट एंड देन लेट मी एक्सप्लेन के किस तरह से ये जो वाटर है ये इनको अपने अंदर डिजॉल्व करता है। बिकॉज आपको पता है कि ये जो शुगर्स के क्रिस्टल्स होते हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, मोनोमर्स के। और आपको पता है कि शुगर का जो क्रिस्टल है वो एक डायसेचराइड होता है जिसको आप लोग सुक्रोज कहते हैं, राइट, सुक्रोज। तो उस सुक्रोज को ये डिजॉल्व किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। सो आपको पता है कि व्हेन एवर ये जो आपके पास ये जो शुगर्स, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये इस सॉल्यूट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे, मतलब कि सॉल्यूट की तरफ से, मतलब कि सॉल्यूट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, व्हेन दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट, ठीक है, इस तरह से। तो आपको पता है कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इन टर्म्स बहुत सारे दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। फॉर एग्जांपल राइट दिस, मतलब कि बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग, मतलब कि इस सॉल्यूट के सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं इस तरह से, राइट। मतलब कि बहुत सारे इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड इस तरह से होते हैं। होता कुछ यूँ है कि तमाम ये जो इंटरलिंक है, ये जो नेट है पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये इस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को पकड़ता है और ये पुल अप करते हैं अपनी तरफ। और जब पुल अप करते हैं तो आपको पता है कि ये कुछ एनर्जी अप्लाई करते हैं, और जो एनर्जी इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होती है, के पास होती है, व्हेन दे आर गोइंग टू डिसॉल्व समथिंग, उस एनर्जी को आप लोग कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। वो जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को वो फोर्स प्रोवाइड करती है जिससे ये उस सॉल्यूट के मोनोमर्स में तोड़ देते हैं। और जब सॉल्यूट के मोनोमर्स टूटते हैं तो उस प्रोसेस को आप लोग कहते हैं कि जनाब इट इज़ नोन एज डिसॉल्वेशन, यानी सॉल्वेशन। यानी वाटर इज गोइंग टू dissolve a substance which have polar character in itself. This how it happens all across. लेकिन
यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुत मज़ेदार सी टर्म्स हैं, हम लोग उसको जानते हैं और उसके बाद देखेंगे कि उन टर्म्स का आपके पास लिविंग सिस्टम के अंदर क्या रोल है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दिस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मेन चीज़ है वो हम लोग इस बारे में जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन मीन्स कॉम्बिनेशन, कॉम्बो में लिख लेता हूँ, कॉम्बो ऑफ टू सब्सटेंसेस which are favorable for each other। मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस विच आर फेवरेबल फॉर ईच अदर। नॉर्मली ऐसा होता है कि ये जो दो सब्सटेंसेस हैं, टू और मोर भी हो सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं है कि दो हों, टू और मोर। लेट मी राइट ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। टू और मोर, ठीक है। अच्छा, टू और मोर मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस जो कि एक दूसरे के लिए फेवरेबल होते हैं। फेवरेबल का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के लिए एफिनिटी रखते हैं। फेवरेबल मीन्स एफिनिटी यानी लव, दे आर विलिंग टू बी टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल वाटर का मॉलिक्यूल है, तो अगर मैं इसको कहूँगा कि वाटर का मॉलिक्यूल अगर आप सोडियम के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, सोडियम पॉजिटिव के साथ, तो आपको पता है कि वाटर भी जो है वो इसके पास भी पार्शियल नेगेटिव एंड होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और सोडियम भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेचर के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो इस तरह से मतलब कि दीज टू सब्सटेंसेस आर फेवरेबल फॉर ईच अदर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं सेम वाटर का मॉलिक्यूल लूँ, ठीक है, और मैं इसे कहूँ कि किसी फैटी एसिड के साथ इंटरेक्ट करें, तो ये नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। सो दीज टू सब्सटेंसेस आर फेवरेबल फॉर ईच अदर, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस जो कि एक दूसरे के लिए फेवरेबल होते हैं। वन थिंग मोर इज दैट कि नॉर्मली ऐसा होता है कि सॉल्यूशन में कॉम्बिनेशन के दौरान एक चीज़ की कंसंट्रेशन, ठीक है, ज़्यादा होती है और एक चीज़ की कंसंट्रेशन कम होती है, राइट। मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन है, तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए हम लोग कॉम्बिनेशन बना देते हैं वाटर और NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन एंड बोथ आर फेवरेबल फॉर ईच अदर, मतलब कि इट कैन बी अ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, मैं ही कह रहा हूँ कि नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी एक चीज़ की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अक्सर जब आप नमक है, जब आप पानी में हल करते हैं, तो आप अक्सर पानी की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं ये शो करती हैं कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट, इसको आप लोग क्वांटिटी भी कह सकते हैं, इसको आप लोग मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। समझने के लिए बता रहा हूँ, वरना उसको कंसंट्रेशन ही कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड मतलब कि एक चीज़ कितनी मौजूद है, ठीक है। तो वाटर की कंसंट्रेशन हमेशा से सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है, और मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन हमेशा से ज़्यादा होती है और इसकी कंसंट्रेशन हमेशा से कम होती है। सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है उसको आप लोग एक नाम देते हैं, कैन यू गेस? यस, सॉल्वेंट। और जो चीज़ कंसंट्रेशन में कम होती है उसको आप लोग नाम देते हैं व्हाट एग्जैक्टली? सॉल्यूट। सो ये चीज़ है जो कि वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल है। अगर आप सॉल्वेंट को समझना चाहते हैं या फिर सॉल्यूशन को समझना चाहते हैं या फिर आप किसी भी चीज़ का हल होने को समझना चाहते हैं, तो इस चीज़ का आपको पता होना लाजमी है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ वेरी वंडरफुल कंसेप्ट विच इज़ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और वो ये कहता है कि एनर्जी और एनी सब्सटेंसेस इफ दे आर इन द सेम मीडियम, so they always will move from higher concentration to lower concentration. What it says that कि सब्सटेंस में आपके पास एनर्जी भी हो सकती है, आपके पास मास भी हो सकता है। सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंस इन सेम मीडियम, मतलब सब्सटेंसेस जो कि सेम मीडियम में हों। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सेम मीडियम विल मूव from higher concentration towards lower concentration। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल सपोज करें कि एक रूम है, देयर इज अ रूम, ठीक है। रूम के कोने के ऊपर, ठीक है, आपने एक काम किया कि आपने परफ्यूम जो है, परफ्यूम उसको आपने स्प्रे किया, तो आपने इस तरह से हवा में परफ्यूम स्प्रे किया। तो फॉर एग्जांपल उस रूम के कोने में जो बंदा बैठा होगा, तो क्या उसको उस परफ्यूम की खुशबू आएगी? किस तरह से आएगी? बिकॉज आपको पता है कि जब आपने यहाँ से स्प्रे किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो परफ्यूम की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा थी बनिस्बत यहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम थी। तो जिस तरह से मैंने बताया कि जो आपके पास मास है या फिर एनर्जी है, इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। ये एक
नेचुरल फिनोमेना है जो कि हमेशा होता है, दिस हाउ इट हैपेंस, राइट। अच्छा, अब इसका लिविंग सिस्टम में क्या रोल है? आपको पता है कि जो आपके पास लिविंग सिस्टम के अंदर जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस जब कोई भी चीज़ मूव करती है, अगर उसके अंदर अगर उसके पास किसी किस्म की एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, इन नॉर्मल कंडीशन वो हमेशा से हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, ठीक है। इसी चीज़ की यानी इसी चीज़ को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन मूव करने को आप लोग डिफ्यूजन कहते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, जहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जब कभी आपकी मामा किचन में कुछ पकाती हैं तो आपको खुशबू आती है, बिकॉज उस किचन के अंदर उस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आपके रूम में उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो वो उस रूम से आपके रूम में मूव करती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। इसको आप लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। सो जो इस तरह की मूवमेंट होती है उसको आप लोग दूसरा नाम देते हैं, उसको आप लोग कहते हैं पैसिव एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी चीज़ को लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन में मूव करवाना है तो उसको आप लोग क्या कहेंगे? एग्जैक्टली एक्टिव वन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ ये करनी पड़ेगी कि उसमें आपको एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सटर्नल एनर्जी, ताकि वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सके। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, डायरेक्ट आते हैं हम लोग लिविंग सिस्टम के अंदर, बिकॉज जितनी भी फंडामेंटल्स थी वो मैंने तमाम की तमाम डिस्कस कर दी जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं टू अंडरस्टैंड ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह। अच्छा, अब ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट, ऑस्मोसिस मीन्स movement of water from higher concentration towards lower concentration through a semi-permeable membrane, semi-permeable मेम्ब्रेन। मतलब कि वाटर की मूवमेंट, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। फॉर एग्जांपल, सपोज करें आपको पता है कि जो लिविंग सेल्स होते हैं, राइट, लिविंग सेल जिसके सेंट्रल में एक इस तरह की न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बीच में साइटोप्लाज्म होता है, तो ये जो है ये आपके पास क्या है? ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसको आप लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन अराइज कि व्हाई दिस सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेमी परमिएबल। ये किसके लिए सेमी परमिएबल है? देखें, जो आपके पास ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेमी परमिएबल है टुवर्ड्स वाटर, मतलब कि इसको सेमी परमिएबल कहते हैं क्योंकि ये कुछ चीज़ों को जाने देती है और कुछ चीज़ों को ये रेजिस्ट करती है, ठीक है। जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन, आपके पास यहाँ पर अमोनिया, ठीक है, आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास वाटर, एंड इनफैक्ट समटाइम्स ये वाटर को भी रेजिस्ट करती है मोशन से। तभी हम लोग देखते हैं कि वाटर यहाँ से ऑस्मोसिस भी करता है, मतलब डिफ्यूज हो जाता है, और इसके कुछ पोरिन प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? पोरिन प्रोटीन्स, कुछ तरह के चैनल्स होते हैं जो कि इस वाटर को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। So why this is known as semi-permeable? Because it is allowing some substances to move across and they are resisting some substances. For example, जो ग्लूकोज है वो सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन के थ्रू नहीं आ सकता, उसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चाहिए ताकि वो उसको एक्टिवली जो है वो सेल के अंदर लेके आ सके, राइट। सो भाई ये बात करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, बिकॉज हम लोगों ने डेफिनेशन तो देख ली, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सपोज कीजिए कि आपने ये सेल है, ठीक है, और आपको पता है कि हर सेल को जो है अपना मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करने के लिए जो वाटर है उसकी अशद ज़रूरत होती है। तो हाउ डज जो है वो ये ऑस्मोसिस क्या होती है और किस तरह से होती है? फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए कि आपने पानी पिया, ठीक है, और जो पानी है वो आपके जो इंटेस्टाइन्स है वहाँ से एब्जॉर्ब होकर आपकी पूरी की पूरी बॉडी में पहुँच गया। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए वो वाटर की फ्रेश कंसनट्रेशन आपके पास इस सेल के इर्द गिर्द जो कैपिलरी जा रही थी उसके अंदर आ गई। तो आपको पता है कि आपने पानी पिया है तो यहाँ पर वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो अप होगी, ठीक है,
वाटर यहाँ से आपके उस सेल की पेरिफेरल एरियाज है वहाँ तक आ जाएगा, मतलब जो इस सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है वहाँ पर ये वाटर पहुँच गया इस तरह से। अच्छा, ना होगा क्या, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर भी मतलब कि सेल के अंदर भी अप टू 70 to 90% आपके पास पानी होता है, ठीक है। सो वाटर जो है, water is going to move from higher concentration towards the lower concentration, because आपको पता है कि जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है, हम लोग आगे जाके बात करेंगे कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या होता है, लेकिन हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, तो जब वाटर यहाँ से इस सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है कि ऑस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन, इसकी मतलब इसकी मीनिंग हमेशा से मैग्नीट्यूड नहीं होती, लाजमी नहीं है कि अगर एक जगह पर वाटर की तादाद ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, नहीं, अगर वाटर की तादाद ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन कम भी हो सकती है, बिकॉज अगर वहाँ पर सॉल्यूट भी ज़्यादा है तो क्या वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस पर लीटर, व्हाट इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यानी एक लीटर में उसके कितने मोल्स हैं अपार्ट फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बनिस्बत इसके, तो ये वाटर यहाँ हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रो अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, के रास्ते में आ गई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब कि ये प्रोसेस क्या कहलाया, ये प्रोसेस कहलाया ऑस्मोसिस। सो आई होप सो कि आपको ये जो सेल ट्रांसपोर्ट का जो ये मैकेनिज्म है ये आपको समझ आया होगा। अब आइए बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोलैरिटी को समझने से पहले, मतलब ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। नाउ वाटर पोटेंशियल मींस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ मीडियम, मतलब एक मीडियम में वाटर की अपनी कितनी कंसंट्रेशन है, दिस इज नॉन एज वाटर पोटेंशियल। एक और बात, ये जो वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है ये कितनी हो सकती है, कैन यू गेस? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज 0, और ये होती है प्योर वाटर की। और जो जब आप मतलब के मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, मिनिमम, सो ये होती है नेगेटिव में, मिनिमम इज गोइंग टू बी इन नेगेटिव, राइट। सो दिस इज वाटर पोटेंशियल विच इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ मीडियम। सो इसकी एंटागोनास्टिक एक टर्म होती है, उसको आप लोग कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ solute particle per liter of the solution, पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब किस एक सॉल्यूशन में, मतलब कि एक लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद कितनी है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर एक्चुअल में आपके पास जो एक्टिव मास है उसका कंसेप्ट आता है, जिसको आप लोग इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में शो कर रहे थे, एक्टिव मास। अच्छा, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपने एक गिलास ऑफ वाटर के अंदर आपने एक काम किया कि आपने 5 ग्राम एक सॉल्ट लिया, जिसको आपने कहा अमोनियम सल्फेट। सो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपने अगर ये इतना सॉल्ट डाला, ठीक है, इस एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, तो क्या ये पूरा 5 ग्राम इसका एक्टिव मास बन जाएगा? ये नहीं, इसका कोई दूसरा रीजन होगा, ये इस सॉल्ट का कोई लिमिटेड पार्ट होगा जो उसका एक्टिव मास होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लाजमी नहीं होता कि जितना आप एक चीज़ का मास डालें वही उसका पूरा एक्टिव मास बन जाए। एक्टिव मास मीन्स के नंबर ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन। एक होता है डिसॉल्व और एक होता है प्रिसिपिटेट। एक बात याद रखिएगा, एक होता है डिसॉल्व और एक होता है पीपीटीज, जिसको आप लोग प्रिसिपिटेट्स कहते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जितना का जितना आप डालें वो तमाम का तमाम उसका एक्टिव मास बन जाए, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो वीक होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है बिकॉज ये H2SO4 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है, और H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो मतलब इसकी जो डिसॉल्वेशन है, मतलब इसकी जो अपने सॉल्यूट्स में टूटना है, अपने इंडिविजुअल पार्टिकल्स में टूटना है, वो ऑलमोस्ट 100% होता है। लेकिन कुछ अदर सॉल्ट्स इस तरह से होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो एसिटेट्स, मतलब कि फॉर एग्जांपल जो आपके पास यहाँ पर एक सॉल्ट मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, विच इज फॉर एग्जांपल बेरियम सल्फेट। तो ये जो बेरियम सल्फेट है इट्स अ लिटिल बिट वीकर, मतलब कि जितना आप डालेंगे उतना डिसॉल्व नहीं होगा, इट डिसॉल्व अकॉर्डिंग टू इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, राइट। सो मैं ये कह रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि जितना आप डालें वो पूरा का पूरा उसका एक्टिव मास बन जाए। एक्टिव मास कहते हैं कि नंबर ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल्स, नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड डी ला रहा है, मतलब कि जो डिसॉल्व हो चुके हैं,
वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि उसका एक्टिव मास कितना है। तो ऑस्मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन लीटर। कौन से नंबर? डिसॉल्व पार्टिकल्स, लाजमी नहीं कि पूरा का पूरा 5 ग्राम। इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल हमें लिविंग सिस्टम में ये मिलती है कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स, कैन यू गेस कि हेपेटोसाइट्स किस ऑर्गन के सेल हैं? एग्जैक्टली लिवर के। इट्स अ लिवर सेल। आपको पता है कि लिवर का एक और फंक्शन और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये आपके पास ग्लूकोज को स्टोर करता है, ग्लूकोज स्टोरेज। और आपको पता है कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। क्या आपको पता है कि जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो ग्लाइकोजन से ज्यादा है? इन फॉर एग्जांपल कि एक हेपेटोसाइट में मैक्सिमम जितना ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है, इट्स अप टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.01 माइक्रोमोलर। मतलब कि हेपेटोसाइट्स के अंदर जितना ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो होती है 0.01 माइक्रोमोलर। लेकिन अगर उतने ही वेट का ग्लूकोज अगर उसकी कंसेंट देखी जाए तो वो होती है 0.4 मोलर, इतनी ज्यादा इससे। मतलब कि इट्स लाइक दैट और इट्स लाइक दैट, यानी कि ये ऑलमोस्ट 7 to 5 टाइम्स इससे ज्यादा है ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन। मतलब कि जब आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है। यानी कि अगर उतने ही वेट का ग्लूकोज एक सेल में स्टोर कर दिया जाए तो वो इतना हाइपरटोनिक होगा कि वो इन मिली सेकेंड्स उसके अंदर वाटर इतना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस, ठीक है, वो सेल जो है वो बस्ट कर जाएगा। मतलब कि एक्टिव मास डज नॉट मीन्स दैट कि ऑल द पार्टिकल्स, लाजमी नहीं कि सारा हो सकता है, डिपेंड ऑन के वो जो सब्सटेंस है वो आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। It's only depend on number of dissolved particles. So what is osmolarity? Osmolarity is the number of solute particles per liter. कौन से solute particles? Dissolved. एक बात याद रखिएगा, आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट अभी क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये समझ फर्दर भी नहीं आया तो ये आपके पास आप रीड कर सकते हैं। सो भाई ये बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब इसका क्या मतलब होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर मींस द प्रेशर अप्लाइड बाय सेल मेम्ब्रेन ऑन, मतलब कि ऑस्मोसिस के दौरान एज वी नो कि जब वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं राइट देयर, ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल जब जोर से आके यहाँ हिट करेंगे बिकॉज यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये फोर्स से इस तरफ आएंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब इस तरह से सेमी परमेबल के ऊपर आके टकराएंगे तो आपको पता है कि ये आके उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो जब यहाँ से फोर्स लगेगी तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल एक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन इन वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगेगी तो वो जो फोर्स यहाँ पर लगेगी तो आपको पता है कि यहाँ पर जो प्रेशर होता है इट्स फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक यूनिट एरिया के ऊपर एक खास किस्म की फोर्स, एक खास किस्म का प्रेशर जनरेट होगा। उस प्रेशर को आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। किस तरह से ये जनरेट होता है? जब वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस के दौरान हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करते वक्त सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आके एक फोर्स लगाते हैं, जब आके कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो उस कोलिजन में एक फोर्स आती है और एक यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स आती है, बिकॉज आपको पता है कि अगर फोर्स यहाँ से लग रही है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो जो रिएक्शन फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगती है ताकि इनका जो मोशन है वो रेजिस्ट किया जा सके, प्रेशर अप्लाइड बाय सेल मेम्ब्रेन on incoming water molecules during osmosis is known as your osmotic pressure। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंट हॉफ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। आई होप सो कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ आया होगा। एक साइंटिस्ट थे वेंट हॉफ जिन्होंने इस ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कवर भी किया था और इसके ऊपर काम किया था। द साइंटिस्ट नेम वाज वेंट हॉफ। उन्होंने ये कहा था कि जो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग इस तरह से डबल आई से शो करते हैं। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू ICRT। यहां पर ये जो IC है, IC इट इज ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। यहां पर जो R है वो आपको पता है कि इट इज जनरल गैस कांस्टेंट, यानी एज वी नो कि जो आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। तो ये जो R है इट्स नथिंग बट NT अपॉन
पीवी, और आपको पता है कि टी जो है यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर है, उसको बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, ऑस्मोलैरिटी की ये जो वैल्यू है इसके ऊपर बात करते हैं। ऑस्मोलैरिटी में ये जो सी है, सी मीन्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, और ये जो आपके पास आई है इसको आप लोग कहते हैं वेंट हॉफ्स फैक्टर, वेंट हॉफ्स फैक्टर। अब आइए इसको समझते हैं कि जो वेंट हॉफ फैक्टर है इसका क्या मतलब होता है। वेंट हॉफ फैक्टर का मतलब ये है कि एक सॉल्यूट कितने सक्सेसिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स फर्निश करता है। सॉल्यूट मींस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच इज फर्निश्ड बाय अ सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम क्लोराइड, ये एक सोडियम में टूटेगा और देयर विल वन क्लोरीन, तो यहां पर दो हैं, मतलब एक सोल्यूट, मतलब कि एक सोल्यूट दो पार्टिकल्स में टूट रहा है, तो यहां पर आई आप लोग 2 कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, तो ये आपके पास एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन में टूटेगा, तो यहां पर आपके पास आई जो है वो 3 आएगा, और सी जो है आपके पास कंसंट्रेशन के आपने कितनी कंसंट्रेशन उस सब्सटेंस की डाली है। द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड वेंट हॉफ फैक्टर इज नोन एज योर ऑस्मोलैरिटी। सो दिस वाज ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये उसकी वेंट हॉफ कंसेप्ट था कि इस तरह से उसने समझाया था, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आइए बात करते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, एंड खासतौर पे जो सेल्स का बिहेवियर है उन सॉल्यूशन के अंदर। अब आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो भाई बात करते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टॉनिक, देन टॉनिक। तो टॉनिक मीन्स सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स, और ये सॉल्यूट कौन से पार्टिकल्स, डिसॉल्व वाले, यानी जो ट्रू एक्टिव मास होता है वो आपका टॉनिक होता है। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, ये जो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक है, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, यानी कि दो डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो आपके पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है उसकी बिहाफ के ऊपर आप एक रीजन को हाइपरटोनिक और एक रीजन को हाइपोटोनिक कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये आपके पास एक नॉर्मल सेल है, सेल, आप इस सेल को, ठीक है, एक प्योर वाटर के कंटेनर के अंदर रखते हैं जिसके अंदर बिल्कुल प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर, ऑलमोस्ट 100%, ठीक है। अच्छा, अब विद रिस्पेक्ट टू दिस प्योर वाटर, ये जो सेल है इसके अंदर आपको पता है सोडियम भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, डिफरेंट किस्म के पोलर चार्जेस भी होते हैं, पोलर प्रोटीन्स भी होते हैं, पोलर कॉन्जुगेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो यानी कि विद रिस्पेक्ट टू दिस प्योर वाटर, यहाँ पर जो टॉनिक है, जो सॉल्यूट है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। एक और बात, एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो, और एक होता है आइसो। हाइपर मीन्स मोर, हाइपो मीन्स कम, एंड आइसो मीन्स सेम, राइट। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू दिस वाटर विच इज प्योर, यानी ऑलमोस्ट 100%, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको, ऑलमोस्ट 100% प्योर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अच्छा, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस अप्रोक्सीमेट प्योर वाटर, दिस सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट इज अ लिटिल बिट, और एक्चुअली मोर देन अ लिटिल बिट हाइपरटोनिक, मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूट है, जो टॉनिक है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाइपर है। सो यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, यानी जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसको हम लोग हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन बनिस्बत कि जहां पर मैंने इस सेल को एक प्योर वाटर के अंदर रखा है, अगर मैं इसको एक बहुत ही सॉल्टी वाटर के अंदर रखूं, बहुत ही सॉल्टी वाटर के अंदर रखूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर रख देता हूँ इस सेल को ऑलमोस्ट 10% NaCl के अंदर, ये 10% नहीं, कुछ ज़्यादा करते हैं हम इसको, लोग 30% कर देते हैं, यानी कि 30% उसमें सॉल्ट है और 70% उसमें पानी है, तो इतना ज़्यादा हाइपरटोनिक, मतलब कि इतना ज़्यादा यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अच्छा, एक और बात, नॉर्मली से कहते हैं कि जो सेल है, सेल नॉर्मल कंडीशन में उसके अंदर जो जितने भी सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी आयनाइज सब्सटेंसेस हैं, उसकी कंसंट्रेशन आपके पास 1% के बराबर होती है, बिकॉज आपको पता है कि इसके अंदर 70 to 80% तो आपके पास पानी है, ठीक है। कुछ इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो कि पोलराइजेशन नहीं करते, मतलब कि वो जो है वो एक स्पेक्टेटर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके पास नॉर्मली से कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो आपके पास सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट 1 के करीब होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट्स कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, वो 1% होती है। तो अगर आप देखें तो अब जो है यहाँ पर ये जो वाटर है,
उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है. अब with respect to this cell, this water is what? This water has higher tonic, so we will call it higher means hyper and tonic means soluble. अच्छा, अब with respect to this hypertonic NaCl solution, सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू दिस, यहाँ पर तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग हाइपोटोनिक कहेंगे. हाइपोटोनिक, व्हाई? बिकॉज जो सेल की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू दिस आउटसाइड कंडीशन सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक और ऐसा केस है, ठीक है, जिसके अंदर आपने सेल 1%, ठीक है, सॉल्ट के अंदर रखा है. यहाँ पर मतलब कि जो आपके पास टॉनिक है वो 1% और आपको पता है कि, और ऊपर आपने देखा कि जो आपका सेल की नॉर्मल सॉल्ट कंसंट्रेशन है, मतलब सेल के अंदर जो टॉनिक्स हैं वो भी ऑलमोस्ट 1% है. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सटर्नल 1% सॉल्ट सोल्यूशन, दिस इंटरनल इज आइसो, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के आइसो हैं, बिकॉज आइसो मीन्स सेम, मतलब कि एक दूसरे के सेम है. So at that moment they both are isotonic. अच्छा, अब यहां तो हमें ये समझ आ गया कि हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है और आइसोटोनिक क्या है. लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है वाटर की मूवमेंट. बिकॉज आपको पता है कि जो टॉनिक है, जो सोल्यूट है, वो तो बहुत रेयरली मूव कर सकता है ना, लेकिन जो आपके पास वाटर की आपके पास मूवमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है. मतलब वो एज कंपेयर्ड विद सॉल्ट्स और एज कंपेयर्ड विद टॉनिक पोलर सब्सटेंसेस, जो वाटर की मूवमेंट है वो ज़्यादा है. अब हम लोग ये देखेंगे कि जो वाटर की मूवमेंट है वो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक में किस तरह से होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने 3 कंडीशंस दी, राइट देयर, 1 2 एंड देयर इज 3, और तीनों में आपने एक एक सेल ले लिया, और सेल के अंदर मैं यहाँ पर एक डिफरेंट कलर से न्यूक्लियस बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा सपोज में आए. अच्छा, सो नाउ देयर इज अ सेल इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस. अच्छा, यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जो आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो है 3%, ठीक है. यहाँ पर जो आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो है 0.5%, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो है ऑलमोस्ट 1%, ठीक है. अच्छा, मतलब कि अच्छा ये जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है ये इस आउटसाइड वाटर के, मतलब कि सेल के इर्द गिर्द जो वाटर की जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की, इसकी, नॉट सेल के अंदर की, ठीक है, इसकी. अच्छा, सो आपको पता है कि यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है, यानी सॉल्ट कितना है, सॉल्ट यहाँ पर है 3%, तो वाटर कितना होगा, वाटर होगा 97%. अगर आपको पता है कि सेल के अंदर नॉर्मल सॉल्ट कितना होता है 1, तो सेल के अंदर पानी कितना होगा 99%. आई नो कि 99 नहीं होता, बिकॉज और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इसकी कंसंट्रेशन को कम करती हैं, लेकिन हम लोग इस वक्त विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट बात करें. फॉर एग्जांपल हम लोग इस 3% को हम लोग NaCl कर देते हैं, मतलब कि NaCl का 3%, NaCl का 0.5%, NaCl का 1%, सही है. मतलब कि ये जो बात हो रही है NaCl के बारे में बात हो रही है, और आपको पता है कि सॉल्ट की जितनी भी ओवरऑल कंसंट्रेशन एक सेल के अंदर वो 1 होती है, तो जो आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ओनली NaCl, इट इज 99%, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, देखें तो अगर सेल के अंदर देखें तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है विद रिस्पेक्ट टू दिस 97%. 99 इज मोर देन 97 ना, तो मतलब कि वाटर इज हायर इन कंसंट्रेशन इन द सेल. तो अब होगा क्या कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस वाटर इज गोइंग टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है. अच्छा, तो होगा क्या, आपको पता है कि अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर कम है, तो वाटर यहाँ से बाहर की तरफ मूव करेगा, और ये मूवमेंट तब तक रहेगी जब तक ये जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो बराबर नहीं हो जाती. मतलब जब अंदर और बाहर, इस केस में दोनों जगह 98% और 98% वाटर की कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती, तब तक वाटर जो है वो मूव करेगा, यानी इस पॉइंट के ऊपर सेल से पानी बाहर जा रहा है. इस प्रोसेस को, जिसमें जो वाटर है वो सेल के बाहर जाता है, उसको आप लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस. और प्लाज्मोलाइसिस में जब पानी बाहर जाता है तो जो आपके पास यहाँ पर सेल है वो श्रिंक कर जाता है, राइट, मतलब जो सेल है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है. अच्छा, तो ये तो था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो किस तरह से बिहेव करता है. अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा कि जितने भी सेल हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो इसी तरह से बिहेव करते हैं, उसमें श्रिंकिंग हो जाती है. अच्छा,
अब यहाँ पर जब एक सेल जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा जाता है तब उसने किस तरह से बिहेव करना है। तो देखें, विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरनल सेलुलर एनवायरनमेंट, जो यहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस कंसंट्रेशन अगर 0.5% NaCl है तो 99.5% आपके पास यहाँ पर क्या होगा, वाटर होगा, एंड 99% अंदर होगा, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर तो 99 ज़्यादा होता है, 99.5 तो 99.5 से वाटर जो है हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। सो बीइंग इन द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, जो वाटर की नेट मूवमेंट है वो सेल के अंदर होगी, यानी कि सारा का सारा जो पानी है, सारा का सारा नहीं, तब तक जब तक दोनों तरफ जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो बराबर नहीं हो जाती, वाटर इज गोइंग टू मूव इनसाइड, और ये जो सेल है, ठीक है, ये जो है वो टारगेट हो जाएगा, टारगेट पढ़े या टारगेट पढ़े, यानी कि सेल जो है वो फूल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है वो थोड़ा सा इनका जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट होता है, बिकॉज आपको पता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके पास होती है सेल वॉल, यानी कि प्लांट सेल के केस में जो आपके पास उनका सेल है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, वो एक खास हद तक उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब वो एक खास हद तक टारगेट होता है, लेकिन उसके बाद जो है उसकी जो सेल वॉल है, आपको पता है वो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, तो वो जो सेल वॉल है वो उस सेल मेम्ब्रेन की मजीद जो आपके पास एक्सपेंशन है उसको रोक देता है। अच्छा, यानी इन शॉर्ट ये कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल वो लाइस कर सकता है, उसकी लाइसेस हो सकती है, मतलब कि वो फट सकता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पर 99.999%, मतलब मैं बहुत कम कंसंट्रेशन लगता सॉल्ट की, फॉर एग्जांपल मैं पूरा का पूरा पानी प्योर रखता, तो आपको पता है कि वो सारा पानी जो 1% था वो इसके अंदर मूव करता, तो मूव करने से होता ये कि सेल इतना इंक्रीज कर जाता कि सेल मेम्ब्रेन में इतनी पावर नहीं बचती, इतना उसके पास स्ट्रेंथ नहीं बचती कि वो इतनी कंसंट्रेशन को अंदर रोक सकता, तो वो सेल जो है वो लाइस हो जाता, वो फट जाता, उसको आप लोग सेल लाइसिस कहते हैं। दैट्स वाई हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप प्लांट सेल को एक फ्रेश वाटर के अंदर भी रखते हैं, और मोस्टली जो प्लांट सेल्स होते हैं वो अंडर वाटर भी ग्रो कर सकते हैं, वाई, बिकॉज उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनके अंदर लाइसिस नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल कैरेक्टर। सो इस प्रोसेस के अंदर जब वाटर सेल के अंदर मूव करता है तो उसको हम लोग इसका उल्टा नाम देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, और आइसोटोनिक के अंदर वाटर अंदर भी जाता है लेकिन बाहर भी जाता है, लेकिन जो वाटर की नेट मूवमेंट होती है वो जीरो होती है, बिकॉज आपको पता है कि अंदर भी जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेम है और बाहर भी सेम है। अच्छा, यहाँ पर भी लाजमी नहीं कि वाटर सिर्फ अंदर जाएगा, यहाँ बाहर भी आ सकता है, और यहाँ पर भी लाजमी नहीं कि वाटर सिर्फ बाहर जाएगा, अंदर भी जा सकता है, लेकिन जो नेट मूवमेंट है, जो ओवरऑल नेट मूवमेंट है वो ज़्यादा बाहर की तरफ होती है, यानी कि मूवमेंट अक्रॉस होती है, मतलब बाय डायरेक्शन होती है, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, मतलब कि यहाँ जो वाटर है वो सेल के अंदर भी जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वाटर जो है वो सेल के बाहर आएगा। हम लोग हमेशा से नेट मूवमेंट की बात करते हैं, सही है। सो ये था आपके पास प्लांट सेल्स का, ठीक है, और एनिमल सेल का बिहेवियर इन हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपर और आइसो में सेम रहता है प्लांट और आपके पास एनिमल सेल का बिहेवियर, लेकिन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में जो आपके पास एनिमल सेल है वो उसकी लाइसिस हो जाती है, और जो प्लांट सेल है वो अपनी लाइसिस रिस्ट्रिक्ट कर देता है बिकॉज इट कंटेन सेल वॉल। So this was it with this video. I hope so कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। If you like this video, so please share this video with your friends and anyone जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। Just thank you so much for watching. Have a nice day. Take care of yourself. Goodbye.